देखो कल हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। कहने का मतलब क्या है? जो वोल्टेज अक्रॉस द सेल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V क्या है? I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ये सिंबल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाता है। अब इस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो है, एक ऐसी टेंडेंसी है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। मतलब फ्लो ऑफ करंट, अगर मान लो इसमें आई करंट जा रही है इस वायर के अंदर, तो इसके फ्लो को अपोज करता है, उसका विरोध करता है। अब ये रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे भी हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं तो एक नया कांस्टेंट आ रहा है। इस नए कांस्टेंट को कहते हैं रो, ठीक। रो क्या होता है? तो रो जो होता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ से रो की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? आर ए इंटू रो एल, ठीक। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर ए अपॉन एल, ठीक है। अब रो की वैल्यू आर ए अपॉन एल आ गई तो आर क्या है? रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या है? ओमेगा है या ओम है। एरिया का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? सेंटीमीटर, ठीक। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, बच क्या जाएगा? ओम सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो तो ये हो गया हमारा रो का यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट, ओम सेंटीमीटर। अब अगला टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। G इक्वल टू 1/R, यानी ये कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। अब हम क्या करेंगे? ये R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो R की वैल्यू क्या है? रो एल अपॉन ए। तो हमने रो एल अपॉन ए रख दिया। अब देखो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/रो इंटू ए अपॉन एल। ए ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो 1/रो को ही हम कहते हैं कापा। क्या कहते हैं? कापा, ठीक। और कापा को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। कापा क्या होता है हमारा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक। तो 1/रो हमारा कापा हो गया और इसको हमने क्या लिखा? एज इट इज छोड़ दिया, ए अपॉन एल, ठीक। अब देखो जो ये कापा है इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। रो जो है, रो इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये जो रो है या कापा है ये यूनिट फैक्टर है। अब यूनिट फैक्टर कहने का मतलब ये है कि ये पूरे सेल का कैलकुलेट नहीं करते, सेल के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का करते हैं। इसलिए आप देख रहे हो इसको भी, इसमें भी वर्ड स्पेसिफिक आ रहा है, इसमें भी स्पेसिफिक आ रहा है। यानी रो और कापा क्या है? यूनिट फैक्टर है। पूरे सेल काम नहीं करते, किसी एंटायर सेल का नहीं करते, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अगला हमारा टर्म है सेल कांस्टेंट। क्या है? सेल कांस्टेंट। किसको कहते हैं सेल कांस्टेंट? देखो आप कहीं भी देखोगे एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या कहेंगे? लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ ऑफ वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को क्या करते हैं? सेल कांस्टेंट। और इसको डिनोट करते हैं जी स्टार से। किससे? जी स्टार से। अब लेंथ को हम किसमें नाप रहे हैं? सेंटीमीटर। यहाँ क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, नीचे बचेगा, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अगला है क्या हमारा? रिलेशनशिप बिटवीन आर के एंड जे स्टार, यानी रेजिस्टेंस, कप्पा एंड सेल कांस्टेंट। आप देखो आर की वैल्यू क्या होती है? रो एल अपॉन ए। यहां से देखो रो एल अपॉन ए, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/कप्पा इंटू एल अपॉन ए। अब ये के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? आर के बन जाएगा, आर के बन जाएगा। और एल अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं? तो एल अपॉन ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो अब इसका रिलेशनशिप क्या आएगा? आर के इक्वल टू जे स्टार। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, के क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, जी स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट, ठीक। अब अगला टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस किसको कहते हैं? तो अगर मान लो तुमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया तो पावर ऑफ आयन जो प्रोड्यूस होगा उसी को क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस। एक बार और सुनो, जैसे मान लो तुमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया, ठीक। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करने पर जो पावर ऑफ आयन होता है उसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस, ठीक।
तो ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लैम्डा एम से। अब लैम्डा एम क्या होगा, लैम्डा एम इक्वल टू के अपॉन सी। के क्या है हमारा, के है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर इस कॉन्सेंट्रेशन को हम इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी ले लें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी, या सी को हमने किस फॉर्म में लिया है, मोलैरिटी के फॉर्म में लिया है, तो सी की जगह क्या पुट कर देंगे, एम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। मतलब क्या कि मोलर कंडक्टेंस क्या हुआ कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर जो आयन पावर प्रोड्यूस करता है उसी को क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस। ठीक, उसी तरह इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन टू बी नॉर्मेलिटी, अगर हम मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ई इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। अब लैम्डा ई को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको किस टर्म में ले रहे हैं, नॉर्मेलिटी के। अब देखो ये जो मोलर कंडक्टेंस है इसका यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। बात समझ में आई, ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इसमें आपको याद क्या रखना है, ये रखना है कि जो रो है और कापा है ये यूनिट फैक्टर है। ठीक, जे स्टार क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, ये आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस कापा और जे स्टार में क्या रिलेशनशिप है, तो आर के इक्वल टू जे स्टार है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन को चेंज करने पर कैसे चेंज होती है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बदलना। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन को चेंज करने पर कैसे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी चेंज होती है। सबसे पहले थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो लैम्डा एम क्या होता है, तो लैम्डा एम होता है मोलर कंडक्टिविटी, के क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब लैम्डा एम जो है यानी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो पूरे सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। मतलब क्या, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंटायर सॉल्यूशन। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो कापा होता है और रो होता है वो यूनिट फैक्टर होता है। क्यों यूनिट फैक्टर होता है, क्योंकि वो लेंथ पेयर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। यूनिट फैक्टर कहने का मतलब क्या, किसी स्पेसिफिक पार्ट पे डिपेंड करता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये पूरे सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, ये स्पेसिफिक पार्ट पे डिपेंड करता है। अब कुछ पॉइंट्स लिखा है मैंने, देखो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो कॉन्सेंट्रेशन है, अब इसको कम करोगे तो इसको कहेंगे डाइल्यूशन। अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आप उसको कम कर रहे हैं तो उसको डाइल्यूशन कहेंगे। और डाइल्यूशन करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो करना पड़ता है सॉल्वेंट को बढ़ाना पड़ता है। इसका मतलब जैसे सॉल्वेंट बढ़ाओगे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा यानी डाइल्यूशन बढ़ जाएगा। तो जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है डाइल्यूशन के साथ। ठीक, लेकिन कापा कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। क्या होती है, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। कब, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तब। अब आओ इसको समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक, इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन दिया। इनिशियली इसका लेवल ए तक था, ठीक। अब जब इनिशियली इसका लेवल ए तक था, अब डाइल्यूशन करना है तो क्या करेंगे, इसमें सॉल्वेंट मिलाएंगे। सॉल्वेंट मिलाया तो हम ये लेवल कहां तक आ गया, बी तक। जब बी तक लेवल आया तो होगा क्या, नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे। और आपको मालूम है कि जितना ज्यादा आयन होगा उतनी ही अच्छी कंडक्टिविटी होगी। तो जब नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा है, कापा की वैल्यू कम होती है डाइल्यूशन के साथ। कैसे, अब कापा क्या होता है, स्पेसिफिक एरिया में निकलता है। जैसे मान लो ये स्पेसिफिक एरिया है। अब क्या होगा, एज अ नंबर ऑफ आयन पर यूनिट एरिया में डिक्रीज, पर यूनिट एरिया में अब आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। क्यों, क्योंकि अब सॉल्वेंट मिला रहे हैं। अब पर यूनिट एरिया में जब आयंस कम हो जाएंगे, डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, कब, डाइल्यूशन पर, तो देयरफॉर कापा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बार और समझो, अगर मान लो इस स्पेसिफिक एरिया में पहले 50 आयन थे, अब और ज्यादा सॉल्वेंट मिला दोगे तो इस स्पेसिफिक एरिया में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, क्योंकि अब इसको ज्यादा स्पेस मिलेगा ना मूवमेंट के लिए। तो जब इसके क्या होंगे, एज द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट एरिया में डिक्रीज
ऑन डाइल्यूशन तो कापा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इससे एक बात और समझते हो क्या कि लेमडा एम जो है वो पूरे सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है और कापा जो है एक स्पेसिफिक एरिया पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब डाइल्यूशन कर रहे हो तो इसके पर यूनिट एरिया में आयंस कम होंगे और जैसे जैसे आयन कम होंगे तो कापा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू 1 होती है और वीक वो होते हैं जिसके लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने के लिए, उसके लिए एक साइंटिस्ट है जिसको कहते हैं डीबे-हकल-ऑनसैंगर इक्वेशन। उन्होंने अपना लॉ दिया, क्या बोला, डीबे-हकल-ऑनसैंगर इक्वेशन। उसने क्या बोला कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लेमडा एम नॉट पे डिपेंड करती है। लेमडा एम नॉट क्या है, तो लेमडा एम नॉट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझो पहले क्या बोला कि जो मोलर कंडक्टिविटी वो डिपेंड करती है लेमडा एम नॉट पे। अब लेमडा एम नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन 0। जब कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0 तो इसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। या इसको एक और नाम से कह सकते हो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब उससे ज्यादा सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते। सबसे लास्ट जो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उसी को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और वहां पे कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0 माना जाता है। एक्चुअल में 0 कुछ होता नहीं है। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन 0 और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब उसने क्या दिया कि लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस एसी हाफ। अब सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ए क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो ए किस पे डिपेंड करता है, ए डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे मान लो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। अब NaCl में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यानी इसकी वैलेंसी का रेशियो क्या, 1:1। ठीक, तो अब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे जिसके लिए वैलेंसी का रेशियो 1:1 होगा उसके लिए ए की वैल्यू सेम होगी। जरूर नहीं कि NaCl, अब जितने भी इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे जिसमें वैलेंसी का रेशियो 1:1 होगा उसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे जिसमें वैलेंसी का रेशियो 2:1 होगा उसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो जिसके लिए वैलेंसी की वैल्यू 1:2 होगी सबके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जैसे मान लो NaCl, इसके लिए 1:1 है, KCl के लिए भी 1:1 है, तो NaCl और KCl दोनों के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब ए किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। अब इसके वैलेंसी का रेशियो 1:1 है तो मान लो इसके ए की वैल्यू 2 है तो KCl के भी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि उसके लिए वैल्यू क्या है, 1:1 करते हैं MgCl2 की। तो MgCl2 के लिए वैलेंसी का रेशियो क्या है, तो 2:1 है। तो जितने भी इस टाइप के हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे सबके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब मान लो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द लेमडा एम एंड अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो आप क्या देखोगे, हमारा ग्राफ इस टाइप का आएगा। ये ग्राफ किसके लिए है, तो ये ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्या लिखा है मैंने, विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है यानी घट जाती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय दिस ग्राफ। कैसे कर सकते हो, अगर मान लो इस ग्राफ को तुम आगे बढ़ाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा एम नॉट। इसी लेमडा एम नॉट को क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रही है। क्या कहा है इसने कि विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे मोलर कंडक्टिविटी घट जाएगी। और इस ग्राफ से और क्या कर सकते हो, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ठीक, लेकिन अगर आप मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हो बिटवीन लेमडा एम एंड अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन, तो इसके लिए भी क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। मोलर कंडक्टिविटी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो भी घटती जाएगी। कैसे,
कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पे, विथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आप इस ग्राफ को ऊपर ले जाओगे तो कभी भी ये आपको क्या करोगे, यहां से आप लेमडा एम नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप लेमडा एम नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब लेमडा एम नॉट की वैल्यू को इसमें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते और इस वाले ग्राफ में कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, वी कैन नॉट कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय दिस ग्राफ। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि इससे आप लेमडा एम नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आप लेमडा एम नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर ये मान लो ये ग्राफ यहाँ था, आप यहाँ पर बढ़ा के इसको लेमडा एम नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हुआ, कैलकुलेट करना मुश्किल हुआ डी-बेहेगल और ऑन-सेंगर इक्वेशन से। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ पढ़ेंगे हम, जिसको कहते हैं कोलार्स लॉ। अब कोलार्स लॉ क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, पहले इसको एक बार और समझ लो। ठीक बेटा, क्या हमने किया, लेमडा एम और अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट किया। जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन लिखा, विथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी घटेगी और इस ग्राफ से हम लेमडा एम नॉट यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। मोलर कंडक्टिविटी जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की घटती जाएगी, कैसे, विथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इससे आप लेमडा एम नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आप लेमडा एम नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो लेमडा एम नॉट की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग के लिए कर सकते हो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक लॉ है जिसको कहते हैं कोलार्स लॉ, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में